नमस्कार दोस्तों। एक बार हमारे YouTube चैनल एग्जाम दर्पण पर पुनः आपका स्वागत। कल की अपनी परिचय क्लास जो पूरी हुई, उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करेंगे हिंदी भाषा का परिचय। कल बात हुई थी अपने सामान्य इंट्रोडक्शन क्लास की, परिचय कक्षा की। आज की कक्षा में अपन हिंदी भाषा, जिसके बारे में अपन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों की जानकारी, पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उस हिंदी भाषा का सामान्य परिचय आज की क्लास में अपना रहेगा। हिंदी भाषा के सामान्य परिचय के लिए अपनी जो कक्षा है, इसमें आपको बताना चाहूँगा हिंदी भाषा, ये अपनी भाषा जो है, इसको अपन कहने को राष्ट्रभाषा का नाम भी देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये राजभाषा है। विश्व की सभी भाषाओं में यह भाषा पहले 4 नंबर पर थी, परंतु वर्तमान में हिंदी भाषा अपनी जो है वो 3 नंबर पर आ गई है। हिंदी भाषा कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। 3 नंबर पर चल रही है। इसके बाद इसी क्रम में अपन आगे बढ़ें, आपको बताना चाहूँगा भाषा क्या है, किसे कहते हैं भाषा। मानव मन में उत्पन्न जो विचार हैं, मानव मन में उत्पन्न विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम, विचारों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया, विचार संप्रेषण प्रक्रिया अपनी जो है, विचार संप्रेषण प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। या विचार संप्रेषण प्रक्रिया के तहत अपन जो माध्यम काम में लेते हैं, उस माध्यम को भाषा कहा जाता है। विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाता है। हिंदी भाषा में, भाषा विषय चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, प्रत्येक भाषा विषय अपने वर्णमाला पर, अक्षरमाला पर टिका हुआ, मैं यूँ कहूँगा, निर्धारित होता है। तो हिंदी भाषा में भी सबसे पहले अपन वर्ण, अक्षर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। इस क्रम में आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी में कितने अक्षर होते हैं। देखिए, मूल रूप से बात कर रहा हूँ मैं हिंदी में अक्षरों की या वर्णों की। मूल रूप से हिंदी के वर्णों की संख्या जो होती है वो 44 होती है। मूल रूप से मूल वर्णों की संख्या 44। कुल वर्णों की संख्या यदि पूछ ली जाए तो बताना चाहूँगा आपको, कुल वर्णों की संख्या 52 होगी। यह आपके कुल वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, और मूल वर्णों की संख्या यदि पूछी जाए तो 44 होती है। 44 मूल वर्ण कौन कौन से हैं, इसमें आपको बताना चाहूंगा ए, आ, ऋस्व ई, दीर्घ ई, ऋस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ स्वर, और कैसे लेकर है तक के जो व्यंजन वर्ण हैं, इनको कुल मिलाकर के ये 44 वर्ण हैं, या यूं कहूं 44 अक्षर हैं। इन 44 अक्षरों पर हिंदी भाषा की शब्दावली तैयार होती है। इन 44 अक्षरों के माध्यम से, इन 44 वर्णों के माध्यम से हिंदी भाषा की शब्दावली, और शब्दावली के अंतर्गत अपन विभिन्न शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्दावली के अंतर्गत विभिन्न शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। विभिन्न शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। विभिन्न शब्द कौन कौन से इस शब्दावली में अपन देखेंगे। इस क्रम में आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले
सामान्य शब्दावली की जब अपन चर्चा करें तो हिंदी भाषा के अंतर्गत सबसे पहले सामान्य शब्दावली में शब्द आता है ध्वनि। ध्वनि आपका जो शब्द है, क्या है ध्वनि? ध्वनि क्या है? भाषा की ऐसी छोटी इकाई, भाषा की ऐसी सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकें, क्या कहलाती है? जिसके और टुकड़े नहीं हो सकें, ध्वनि कहलाती है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और हमारे मुख से ये उच्चरित, जैसे बताऊं मैं आपको, ए, आ, ऋस्व ई, दीर्घ ई, क, ख, ग, घ आदि ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ये जो उदाहरण के रूप में आपको ध्वनियां बताई गई हैं, इसके अतिरिक्त और भी जिन वर्णों की अपन ने चर्चा की थी, जिन अक्षरों की अपन ने चर्चा की थी, उनको अपन जब मुख से उच्चारित करते हैं, मुख से बोलते हैं, तो अपने मुंह से निकलने वाली आवाज जो है वो ध्वनि कहलाती है और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे ध्वनि के प्रकार की। ध्वनि के प्रकार की जब अपन चर्चा करें, ध्वनि दो प्रकार की होती है। ध्वनि के प्रकार की जब अपन चर्चा करें, ध्वनि दो प्रकार की होती है, सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि। सार्थक ध्वनि और निरर्थक, इसके बारे में बताना चाहूंगा। निरर्थक और सार्थक जो आपकी ध्वनियां हैं, सार्थक ध्वनि उस ध्वनि को कहते हैं जिस ध्वनि को सुन करके सुनने वाला उसके अर्थ को आसानी से समझ सके, वो सार्थक कहलाती है। अर्थ के सहित जो होती है वो सार्थक। और इस प्रकार की ध्वनि जो है वो केवल और केवल मनुष्य जो है वो अपनी वाणी के माध्यम से प्रेषित करता है। मनुष्य जब बोलता है, मनुष्य जब किसी शब्द का, पद का उच्चारण करता है, तो उसको सुनने वाला तुरंत ही उसका अर्थ समझ लेता है, अर्थ लगा लेता है कि क्या कहना चाह रहा है। ये सार्थक ध्वनि है। निरर्थक ध्वनि किसी भी प्रकार की कोई आवाज, किसी भी प्रकार की कोई आवाज जिसको अपन समझ नहीं सके, जिसके अर्थ को अपन समझ नहीं सके, जैसे जानवर व पशु पक्षियों की जो ध्वनियां हैं, वो ध्वनि सुनने को अपने को सुनाई देती हैं, लेकिन उनको अपने समझ नहीं सकते, उनके अर्थ को अपने समझ नहीं सकते, अर्थ नहीं समझ सकते। और अर्थ जिसका नहीं समझ सकते हैं वो ध्वनि कहलाती हैं निरर्थक ध्वनियां। और सार्थक ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनका अर्थ आसानी से सुनते ही अर्थ पहचाना जा सके, अर्थ का पता चल सके। इसी क्रम में हिंदी भाषा की सामान्य शब्दावली को अपन जब देख रहे हैं तो आगे का जो शब्द आता है हिंदी भाषा की शब्दावली का, वो शब्द है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, भाषा विषय कोई भी क्यों न हो, अपनी वर्णमाला पर आधारित होता है। वर्ण मुख से उच्चरित जो ध्वनियां हैं, जिन ध्वनियों के बारे में अपने चर्चा की, वो जो मुख से उच्चरित होने पर जो ध्वनियां निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखित रूप देते ही वो ध्वनियां वर्ण कहलाने लग जाती हैं। लिखित रूप देते ही वो ध्वनियां वर्ण कहलाने लग जाती हैं। अर्थात ध्वनि के परिभाषा के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसे वर्ण जिनके अपन और टुकड़े नहीं कर सके ध्वनि कहलाती हैं। ध्वनियों को उच्चरित करके या उच्चरित ध्वनियों को जब लिखित रूप दे देते हैं तो वो वर्ण कहलाने लग जाते हैं। जैसे वर्णों की बात अपने इसी क्लास में पूर्व में हो चुकी है, जिसके बारे में आपको यह कहा गया था कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। वही वर्ण उनका उच्चारण करके, उच्चरित करने के बाद जब उनको लिख दिया गया तो वो वर्ण कहलाते हैं। सामान्य शब्दावली में वर्ण शब्द के बाद बारी आती है अक्षर की। अक्षर आपका जो होता है यह ध्वनियों का समूह होता है। एक प्रकार से ध्वनियों का समूह जो है वो अक्षर है, ध्वनि समूह है। ध्वनि समूह अक्षर कहलाता है। ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण
श्वास के एक ही झटके से हो जाता है वो अक्षर कहलाता है। श्वास में एक ही बार में जिस ध्वनि समूह को अपन उच्चरित कर लेते हैं वो अक्षर कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण आपको यहाँ दिए जा रहे हैं, चल, काम, ओम, खेल, ई, ऊ, क, ख, जय आदि। इसी प्रकार अन्य जो ध्वनियां हैं उनका उच्चारण या ध्वनि समूह हैं उनका उच्चारण एक श्वास के साथ एक ही झटके के साथ अपन कर लेते हैं, वो ध्वनि समूह क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। अक्षर के बाद अक्षर से अक्षर का निर्माण जो होता है वो वर्णों से होता है, वर्ण से उच्चरित ध्वनि समूह से होता है, और आपका जो अक्षर है वो फिर निर्माण करता है शब्द का। ये भी एक हिंदी भाषा की सामान्य शब्दावली का शब्द है। शब्द शब्द किसे कहते हैं? क्या है शब्द? दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को, और वो भी सार्थक तो होना ही होना चाहिए। कई बार वर्णों का समूह निरर्थक भी हो सकता है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, साथ में कई बार निरर्थक भी हो सकता है, तो दो या दो से अधिक वर्णों का जो समूह है वो समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का समूह है सार्थक भी हो सकता है और निरर्थक भी हो सकता है। जैसे मानव, अक्षर, प्रयास आदि शब्द हैं। आदि क्या हैं? शब्द हैं, और इनमें वर्ण जुड़े हुए हैं। ध्वनियों का उच्चरित और लिखित रूप जुड़ा हुआ है। लिखित रूप के जुड़ने से शब्द का निर्माण हुआ। शब्द के बारे में जब अपन चर्चा करें तो शब्द के प्रकार, शब्द मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनको पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए, जिनको पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए। और निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिनको उच्चरित करने पर, जिनका उच्चारण करने पर अपन को किसी प्रकार का कोई अर्थ वे शब्द प्रदान नहीं करते हैं, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्णों को सही क्रम में न लिखकर कैसे भी लिखा अपन ने, तो कैसे भी लिखा, इसी वजह से वो शब्द जो है वो आपका सार्थक नहीं बनेगा। जैसे डचम, धनढ़, लबक, ओक, भण शब्द मैंने दे रखे हैं यहाँ, ये निरर्थक शब्द है। शब्द तो बन गए, वर्णों का समूह है, लेकिन शब्द बने कैसे हैं? निरर्थक शब्द बने हैं। और सार्थक शब्द है जिसको अपन पढ़ते ही उसके अर्थ को समझ जाएं। परीक्षा शब्द है, परीक्षा। अब परीक्षा शब्द जो ही अपन उच्चारित करेंगे, सुनेंगे, तो अपन समझ जाएंगे कि ये एक इम्तिहान के लिए कहा जा रहा है। विद्यार्थियों या प्रतियोगियों के द्वारा जो अपना लक्ष्य हासिल करना है, मैं यूं कहूं जो अपना उद्देश्य लक्ष्य हासिल करना है, उसके लिए जिस इम्तिहान की तैयारी की है वो परीक्षा। अब मैं इसी क्रम में आपको बताना चाहूंगा एक दो शब्दों के विभाजन, आपको शब्द विश्लेषण जिसको अपन कह सकते हैं। जैसे यहां उदाहरण में मैंने दे रखा है विक्रम। विक्रम शब्द में कौन कौन सी ध्वनियां, कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं जिससे ये शब्द बना? तो व हलंत, फिर छोटी ई या ऋस्व ई, फिर क हलंत, फिर र हलंत, फिर ऐश्वर, फिर मैं हलंत और फिर ऐश्वर। इनका सबका योग जब हुआ, इन वर्णों को जब जोड़ा गया, तब एक सार्थक शब्द बना विक्रम। और विक्रम किसी की संज्ञा है, विक्रम एक संज्ञा है। इसी प्रकार सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनको पढ़ते ही अपने उसका अर्थ समझ सके। सामान्य शब्दावली में शब्द के बाद बारी आती है पद की। पद वैसे एक प्रकार का शब्द ही है, लेकिन जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए, ये सामान्य जानकारी अपन ध्यान में रखें। शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करने पर
वाक्य में प्रयुक्त रूप, शब्द का वाक्य में प्रयुक्त रूप क्या कहलाता है? शब्द में वाक्य का प्रयुक्त रूप पद कहलाता है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी? वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द का अन्य शब्दों के साथ अपन संबंध स्थापित कर दें, उस संबंध स्थापित करने की क्रिया को पद कहते हैं। जैसे पुस्तक एक शब्द ही है, जैसे यहां उदाहरण में आपको दिया गया है, कोई भी एक शब्द ले लो। जैसे मैं बता रहा हूं आपको उदाहरण के लिए, दूसरा राम, अपने पास एक शब्द है, ये अभी तक शब्द ही है। राम जब तक अकेला राम है तब तक शब्द ही है। इसी राम को अपन यदि अन्य शब्दों के साथ जोड़कर एक वाक्य में प्रयुक्त कर दें, मैं जैसे बता रहा हूं आपको, राम पुस्तक पढ़ता है, ऐसा यदि इसको कर दिया जाए तो ये बन गया आपका, अब राम जो है ये एक शब्द न होकर के क्या हो गया है? पद हो गया है। शब्द को वाक्य में अन्य शब्दों के साथ प्रयुक्त करके उनका अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने पर वो शब्द पद में परिवर्तित हो जाता है। फिर इन पदों के दो या दो से अधिक पदों के मेल से, वैसे मैं यूं कहूंगा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, सार्थक शब्दों के मेल से, लेकिन वो जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाएंगे तो पद कहलाएंगे। उनके योग से कोई भी सार्थक अभिव्यक्ति जो होती है, पूर्ण व स्पष्ट अभिव्यक्ति जो होती है, वो वाक्य कहलाती है। तो वाक्य की परिभाषा में अपन ये देखेंगे कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के परस्पर मेल से वाक्य का निर्माण होता है, और इस प्रकार का जो वाक्य बनता है वो विचार की पूर्ण स्पष्ट अभिव्यक्ति हमें प्रदान करता है, और इसको वाक्य कहते हैं। वाक्य के उदाहरण के लिए अभी थोड़ी देर पहले भी वाक्य एक बताया था मैंने आपको, राम जब तक अकेला है तब तक राम है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये शब्दों के साथ प्रयुक्त होते ही पद बन गया है। ऐसे ही मोहन जयपुर जा रहा है, वाक्य आपका हो गया मोहन जयपुर जा रहा है, ऐसा बनते ही यह एक वाक्य हो गया। मोहन जयपुर जा रहा है, ये एक वाक्य है। अब इसमें ये जो पद हैं, अब ये पद है, मोहन एक पद है, जयपुर एक पद है, रहा है क्रियापद है, जाना क्रियापद है, लेकिन इनको यदि एक एक रख दिया जाए तो फिर ये पद न रह करके शब्द हो जाएंगे। मोहन एक शब्द हो जाएगा, जयपुर भी एक शब्द हो जाएगा। इस प्रकार वाक्य दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को या उनके मेल से जो पूर्ण व स्पष्ट अभिव्यक्ति प्राप्त होती है वो वाक्य कहलाती है। सामान्य शब्दावली में वाक्य के बाद जिस शब्द का नंबर आता है, जिस शब्द की बारी आती है, वो शब्द है बंधुओं वाक्यांश। और वाक्यांश आपका जो है, किसे कहते हैं वाक्यांश? देखिए, शब्द के इस शब्द में ही अर्थ निहित है, समझ जाओगे। वाक्य का है जो अंश वो वाक्यांश कहलाता है। वाक्य का एक भाग, पूरा वाक्य न हो, पूर्ण वाक्य न हो, और उस वाक्य का एक अंश एक भाग दिया गया हो, वो वाक्यांश कहलाता है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का मेल तो हो, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का मेल तो हो, लेकिन पूरा अर्थ प्रदान करने वाला पूर्ण वाक्य न हो। ऐसी स्थिति में जो वाक्य के रूप में आपको दिया जाता है वो वाक्यांश कहलाता है। तो परिभाषा क्या बनेगी? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का ऐसा परस्पर मेल जो पूर्ण वाक्य न बना हुआ हो, वाक्यांश कहलाता है। उदाहरण के लिए आपको यहां दे रखे हैं मैंने, जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो, ये एक वाक्यांश है। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसका कोई शत्रु न हो, वाक्यांश के लिए एकल शब्द, एक शब्द बताइए, या फिर इसमें समास कौन सा है? जिसका कोई शत्रु नहीं हो, इसमें समास कौन सा है? तो जिसका कोई शत्रु न हो, इसका एकल शब्द यदि आपसे पूछा जा रहा है तो विकल्प सही होगा अजात शत्रु, अजात शत्रु। और समास होगा वो बहुव्रीहि। समास का प्रश्न यदि यहां से पूछा जा रहा है तो बहुव्रीहि समास होगा। इस प्रकार वाक्यांश की जानकारी प्राप्त करने के बाद अपन बात करते हैं शिरोरेखा की। शिरोरेखा के बारे में बताना चाहूंगा बंधुओं,
देखो शब्द में ही निहित है, वही बात है, वाक्यांश वाली बात यहाँ है। शिरोरेखा शब्द में इसका अर्थ निहित है। शिरोरेखा, शीर्ष पर है जो रेखा, समझने के लिए सिर पर जो खींची जाती है रेखा, किसके सिर पर है? वर्णों या शब्दों के, वर्णों या शब्दों के शीर्ष भाग पर, या वर्णों या शब्दों के सिर पर जो रेखा खींची जाती है, वर्णों या शब्दों के सिर पर रेखा खींची जाती है, ये बात केवल समझने के लिए है, याद रखने के लिए है, शिरोरेखा कहलाती है। शिरोरेखा का मतलब हो गया वर्ण या शब्द पर छायादार जो रेखा खींची जाती है, वो शिरोरेखा कहलाती है। जैसे कोई भी शब्द आपने लिखा, पंकज शब्द अपन ने लिखा, अब पंकज शब्द तो लिख दिया, लेकिन यदि इसके ऊपर अपन ने रेखा नहीं खींची, तब तक ये शिरोरेखा विहीन शब्द है। और इस पर जब अपन रेखा खींच देंगे तो ये बन गया शिरोरेखा युक्त शब्द पंकज। उदाहरण दे भी रखे मैंने, अनार पर भी शिरोरेखा खींची हुई है, कै पर भी है। इसी क्रम में शिरोरेखा की जानकारी प्राप्त करने के बाद अपन हिंदी की सामान्य शब्दावली में आगे की शब्द की जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, और आगे का शब्द आपके सामने रख रहा हूं, जो कि है रेप। रेप शब्द रै के विभिन्न प्रकारों को, रै के विभिन्न रूपों को रेप कहा जाता है। रै जो है वो पूर्ण रूपेण जब तक होता है तब भी रै होता ही है, और किसी भी शब्द में नीचे, किसी में ऊपर, किसी में री के रूप में, इस रूप में जहां जहां ये रै लगता है, जहां जहां ये रै आता है, तो रै के ये जो रूप हैं ये रेप कहलाते हैं। रेप, रै के इन रूपों की संज्ञा रेप होती है। ये जानकारी भी अब बता दूं आपको। रेप से संबंधित प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं और फिर से पूछने की संभावना भी बनती है। तो रेप है क्या? अब तक अपने को ये तो पता है, रै नीचे रै लगेगा, ऊपर रै लगेगा, इस प्रकार की तो अपन शब्दों का जब उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो उच्चारण के आधार पर लिख देते हैं, पता लगा लेते हैं। लेकिन इसकी संज्ञा होती है रेप, इसको रेप कहते हैं। रेप के बाद सामान्य शब्दावली में अपन बात करें तो बारी आती है किसकी? अब बारी आती है नुक्ता की। नुक्ता क्या है? तो नुक्ता अरबी और फारसी शब्दों की पहचान हेतु अक्षरों के नीचे लगता है। अरबी फारसी शब्दों की पहचान हेतु अक्षरों के नीचे लगता है, और अक्षरों के नीचे एक अनुस्वार के रूप में जो ये लगता है, ये केवल अरबी और फारसी शब्दों के नीचे लगेगा, अरबी और फारसी शब्दों की पहचान के लिए लगेगा। इसको, इसकी संज्ञा जो होती है वो नुक्ता होती है। इसकी संज्ञा जो होती है वो नुक्ता होती है। अब बारी आती है नुक्ता के बाद अपन चर्चा करेंगे तो शब्दावली में, हिंदी की सामान्य शब्दावली में प्रातिपदिक शब्द, प्रातिपदिक शब्द, प्रातिपदिक किसे कहते हैं? प्रातिपदिक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये शब्द जो हैं इनमें क्रिया शामिल नहीं है, जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय जिसमें विभक्ति न हो, अव्यय भी इसमें शामिल हैं, लेकिन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग न हो, तब तक ही वो प्रातिपदिक हैं। यदि अव्यय में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हो गया तो फिर वो प्रातिपदिक नहीं रहेंगे। तो प्रातिपदिक शब्द किन शब्दों को कहा जाता है? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, और ऐसे अव्यय शब्द जिनमें विभक्ति का प्रयोग न हुआ हो। उदाहरण के तौर पे देखिए, नरेश संज्ञा है, तुम सर्वनाम, सुंदर विशेषण, और किंतु अव्यय शब्द है। किंतु एक अव्यय शब्द है। इस प्रकार के ये सारे शब्द प्रातिपदिक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। प्रातिपदिक के बाद सामान्य शब्दावली में जब बारी आती है शब्द की तो वह है अकारांत। ध्यान करने की बात है, इसमें नाम से आप समझ जाओगे, एकार हो अंत में जिसके, जिस शब्द के अंत में ए की ध्वनि निकले, जिस शब्द के अंत में, शब्द के अंत में किसकी ध्वनि निकले? अंत में ए की ध्वनि निकले,
अंत में ए की ध्वनि हो, वो अकारांत शब्द कहलाते हैं। अकारांत शब्द वे शब्द हैं जिस शब्द का उच्चारण करने पर अंत में आपको ए की ध्वनि का एहसास होगा। इस प्रकार शब्द का उच्चारण करने पर अंत में जहां ए की ध्वनि का अपन को ज्ञान हो, ए की ध्वनि का भान हो, ए की ध्वनि की जानकारी मिल रही हो, वो शब्द अकारांत शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि का ज्ञान हो रहा हो वो आकारांत, ई की ध्वनि का हो रहा हो वो इकारांत। इस प्रकार से आकारांत शब्द वे शब्द हैं जिन शब्दों के अंत में अपने को ध्वनि मिले काय की, ए की। जिन शब्दों के अंत में अपने को ए की ध्वनि मिले, ए की ध्वनि का एहसास हो, ए की ध्वनि का ज्ञान हो, वो अकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, आज, पल, कमल, ए की ध्वनि निकल रही है इनके अंत में। पंकज, नीलम, अशोक, कोई भी शब्द ले लीजिए आप जिसके अंत में ए की ध्वनि निकल रही हो, वे शब्द अकारांत शब्द कहलाते हैं। अकारांत शब्द के बाद बारी अपन लेते हैं सामान्य शब्दावली में, हिंदी भाषा की सामान्य शब्दावली में अनुनासिक शब्दों की। अनुनासिक, अनुनासिक शब्द का अर्थ भी इस शब्द में निहित है। ध्यान करेंगे तो पाएंगे अनुनासिक शब्द, अनु शब्द का अर्थ है पीछे पीछे, और नासिक नासिका, नासिका के पीछे, तात्पर्य हो गया नासिका की ध्वनि के पीछे पीछे जिनका उच्चारण किया जाए, अर्थात जिनका उच्चारण करने के लिए नासिका का, नासिका नामक स्थान का अपने को उपयोग करना पड़े, वो अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। ये अनुनासिक शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। अनुनासिक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से? एक स्वर अनुनासिक, दूसरा व्यंजन अनुनासिक। स्वर अनुनासिक, दूसरा व्यंजन अनुनासिक। तो स्वर अनुनासिक में बताया मैंने आपको, स्वरों में ए, आ, ऋस्व ई, दीर्घ ई, ऋस्व उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर हैं। और इन पर जब अनुस्वार या चंद्र बिंदु, इन पर जब अनुस्वार या चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है तो ये सारे के सारे स्वर अनुनासिक स्वर कहलाने लग जाएंगे। जैसे अपन अंग शब्द लिखते हैं अंग, तो ए पर अनुस्वार लगाएंगे। आंख शब्द आप लिखोगे आंख, तो आप पर आप चंद्र बिंदु लगाओगे, आप पर आप चंद्र बिंदु। ओंकार के लिए ओम लिखेंगे तो इस पर अपन चंद्र बिंदु लगाएंगे। इस प्रकार ये स्वर अनुनासिक स्वर बन जाएंगे। इस प्रकार चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगाने पर ये स्वर अनुनासिक स्वर कहलाने लग जाएंगे। दूसरा भेद जो है अनुनासिक का वो है व्यंजन, व्यंजन अनुनासिक। व्यंजन अनुनासिक किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, न, य, न, म, न, य, न, म। जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, वर्ग होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग का अंतिम वर्ण होता है न। अपन बोलचाल में इसको ड बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वास्तव में इस वर्ण का उच्चारण न रूप में किया जाता है। यह है न। च वर्ग का पंचम वर्ण है य, ट वर्ग का पंचम वर्ण न, और त वर्ग का पंचम वर्ण न, तथा प वर्ग का पंचम वर्ण म। ये वर्गों के पंचम वर्ण जो जितने भी हैं वो सारे के सारे अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। उनकी संज्ञा अनुनासिक व्यंजन होती है। इसी क्रम में सामान्य शब्दावली में आगे का शब्द आता है अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? केवल ये ध्वनि, अनुस्वार की जो ध्वनि है ये केवल नासिका से उच्चरित होती है। अनुस्वार की जो ध्वनि है वो केवल नासिका से उच्चरित होती है। तो परिभाषा बन जाएगी केवल नासिका से उच्चरित होने वाली ध्वनि। केवल नासिका नामक उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाली ध्वनि अनुस्वार कहलाती है। केवल नासिका के उच्चारण स्थान से, केवल नासिका नाम के उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाली ध्वनि अनुस्वार कहलाती है। उदाहरण के लिए मैंने दे रखे हैं, देखिए, कंज, अलंकार, संत आदि शब्द,
ये शब्दों इन शब्दों में जो ऊपर आपको एक बिंदु के रूप में कंज में भी, अलंकार में भी, संत में भी ऊपर जो नजर आ रहा है, इसको अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। पाणिनि ने संस्कृत में बताया अनुस्वारस्य नासिका। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत में बताया, सूत्र दिया है कि अनुस्वारस्य नासिका, अर्थात अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अनुस्वार के बाद सामान्य शब्दावली में बारी आती है अव्यय पद की। अव्यय किसे कहते हैं? देखो, अव्यय में भी आपको बता दूं मैं, नाम में है, समझने के लिए आपको बताऊंगा। दो शब्द हैं यहाँ, एक ए है, दूसरा वे है, और दोनों शब्दों को अपन समझने का प्रयास करेंगे। वे यानी खर्च करना, वे शब्द का अर्थ होता है खर्च करना, और ए आपको नहीं का अर्थ प्रदान करेगा। ए आपको नहीं का अर्थ प्रदान करेगा, तो अर्थ क्या बन जाएगा, परिभाषा क्या बन जाएगी? ऐसे वे शब्द या ऐसे वे पद जिनको खर्च नहीं किया जा सके, जिनको खर्च नहीं किया जा सके, अव्यय पद या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब समझने का प्रयास करेंगे। शब्द या पद कभी खर्च नहीं होते, ये तो परिभाषा टुकड़े करके समझने के लिए थी। खर्च का तात्पर्य अव्यय पद या शब्द के लिए है कि ऐसे वे शब्द या पद जिनको लिंग पुरुष वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं किया जा सके। परिभाषा क्या बन जाएगी? ऐसे वे शब्द जो लिंग पुरुष वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं किए जा सकते, वे पद या वे शब्द अव्यय शब्द या अव्यय पद कहलाते हैं। व्याकरणिक इकाइयों से जो हमेशा अप्रभावित रहते हैं, व्याकरणिक इकाइयों से जो हमेशा अप्रभावित रहते हैं, ऐसे वर्ण समूह है, ऐसे शब्द या पद अव्यय कहलाते हैं। इसी क्रम में अपने सामान्य शब्दावली के अन्य शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे अगली क्लास में। आज इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आगे के लिए कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये सब करें। धन्यवाद।